नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे। चर्चित चेहरे के हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री विलास जी मांडिक। विलास जी, आपका आत्मीय अभिनंदन है, स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे में। आप लगातार 3 दशक से राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में अपनी सक्रियता दर्ज कराते आए। आप चुनावी मैदान में भी कई बार दिखाई दिए हैं। आपके कृतित्व को आज हम जानने के लिए बैठे हुए। आपके जीवन की शुरुआत, जीवन के सफ़र की शुरुआत कहाँ से कैसी हुई? नमस्कार जी। मैं इंदौर में ही जन्मा। जी। नगर निगम रोड पर मेरा बचपन गया। जी। वहीं मैंने अंटिया खेली, भौरा खेला, पतंग उड़ाई बचपन में। जी। उसके बाद मराठी स्कूल में पहली से 5वीं तक स्काउट ग्राउंड के वहाँ पर थी। जी। उसके अंदर मैं मराठी के अंदर पहली से 5वीं करी। उसके बाद 6ठी से 8वीं तक श्री कृष्ण सिनेमा के सामने जो मराठी स्कूल थी वहाँ मेरा अध्ययन हुआ। जी। उसके बाद 9 से लेकर 11वीं तक मैं नूतन स्कूल में पढ़ा। जब मैं 11वीं के अंदर फेल हो गया जी। तो 1 वर्ष भटक रहा था मैं। जी। उस भटकते भटकते मुझे फिर ऐसा महसूस हुआ कि मुझे फिर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने गणेश विद्या मंदिर पलसीगर कॉलोनी के अंदर 11वीं के अंदर एडमिशन लिया जी। और मेरा मैथमेटिक्स विषय था जी। और मैंने वहाँ से 11वीं पास करी। उसके बाद मैंने ITI के अंदर ड्रॉसमैन सिविल के अंदर 2 वर्ष का डिप्लोमा किया। जी। उसी डिप्लोमा के करते करते मुझे, जैसे मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया तो मेरे पिताजी भजन गाते थे जी। और बड़े अच्छे सिंगर थे। ओके। तो उनके जो गुरु थे महाशब्दे, जी। उनका लड़का जो था वो दिलीप महाशब्दे इंजीनियर था। बिल्कुल। तो मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि मेरा बेटा सिविल के अंदर ड्रॉसमैन का कोर्स किया है, अब उसको आगे क्या करना है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे वहाँ पर भेजा। तब मैंने दिलीप महाशब्दे जी के पास में जाके मैंने ड्रॉसमैन सिविल का काम करना शुरू करा। जब मैं ड्रॉसमैन सिविल का काम वहाँ कर रहा था, पढ़ते पढ़ते वहाँ मिलिंद जोशी, जो वो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर इंजीनियर है इंदौर के अंदर, तो मिलिंद जोशी सर बड़े अच्छे थे। उस समय वो महू में के 55 बंगलों का काम महू के मिलिट्री वालों के लिए कर रहे थे। बिल्कुल। तब मैं उनकी साइट पे वहाँ काम करता था जी। और उसी दरमियान एक इंदौर के अंदर एक ड्रीम प्रोजेक्ट उन्होंने लाया था, 55,000 में मकान बनाकर देना। जी। तब फिल एंड फ्लावर पेट्रोल पंप के पीछे उन्होंने सिर्फ 55,000 रुपये के अंदर मकान बनाकर देने का जो सपना उन्होंने सजोया था। नहीं, बिना प्लाट के, आपका प्लाट और आपके प्लाट पे 75,000 रुपये में ड्रीम हाउस के नाम से उन्होंने मकान बनाना चालू करे। उनके प्रोजेक्ट के साथ मैं जब काम करता था तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि बोले विलास, बोले तुम पढ़ाई आगे भी जारी रखो। तो उन्होंने मुझे कहा कि पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स होता है, तो उन्होंने मुझे वैष्णव पॉलिटेक्निक के अंदर पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स करवाया जी। और मैंने फिर 4 वर्ष का जो डिप्लोमा कोर्स था उनके वहाँ नौकरी करते करते मैंने वहाँ पर वो डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया। और जब मैं पढ़ता था तब मेरी परिस्थिति बहुत गरीब थी। अच्छा। क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो कोरट में चपरासी थे, मेरी माता वो भी चपरासी थी स्कूल के अंदर, सरस्वती विद्या मंदिर गंजी कंपाउंड में जी। दोनों माता पिता के पास जब मैं रहता था जी, तो उनकी परिस्थिति नहीं थी कि मैं अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ सकूं। और गरीब अवस्था में लालन पालन हुआ मेरा जी। तब मेरी माँ जब सरस्वती स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ अभ्यंकर कोचिंग क्लासेस लगती थी। बिल्कुल सही कहा। अभ्यंकर सर की कोचिंग क्लास के अंदर पढ़ना यानी बहुत मुश्किल का काम रहता था, क्योंकि उनकी फीस 25 रुपये महीना दे नहीं पाते थे हम लोग जी। तब मेरी माँ ने सर से बात करी और अनिल अभ्यंकर सर ने कहा कि इस बच्चे को मेरे पास भेज दो जी। तब मैं 11वीं में उनके पास गया और उन्होंने मुझे फ्री में पढ़ाया, एजुकेशन दिया। जब मैं फ्री में पढ़ा उनके पास जी, और हायर सेकेंडरी के अंदर पास होने के बाद मैं उनके आशीर्वाद से मैं इंजीनियर बना। बहुत बड़ी बात। क्योंकि यदि मुझे वो पढ़ने के लिए नहीं कहते तो मैं हो सकता मैं हायर सेकेंडरी पास नहीं कर पाता जी। जब अनिल अभ्यंकर सर ने मुझे प्रमोट किया तो मेरे भी मन में एक इच्छा हुई कि यार मेरे को भी इनके साथ काम करना चाहिए। तब मैं उनके साथ जुड़ के, वे शिक्षा के क्षेत्र में काम करते थे, मैं उनसे जुड़ा रहा हमेशा जी। वे लोग इंदौर प्रस्पर बैंक के अंदर
काम करते थे और सहकारिता में उन्होंने जब काम किया तो मैं उनके साथ जुड़ के उनके साथ अनिल कुमार धड़वी वाले, अनिल अभ्यंकर सर, ऐसे जो बुद्धिजीवी लोग थे उनके बीच में मैं रहकर उनके साथ काम करने लगा। बिल्कुल। और जब उनके साथ काम करने लगा तो मेरे को भी ऐसा लगा कि कुछ ऐसा सामाजिक क्षेत्र के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अपने काम को करना चाहिए, जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तब मैं उस बीच छोटू शुक्ला से जुड़ गया जी। और उन्हें मैंने कहा कि आप भी बैंक का चुनाव लड़ो, तो वे परस्पर सहायक कोऑपरेटिव बैंक के अंदर चुनाव लड़े। जी। मैंने उनसे कहा मुझे भी डायरेक्टर बनाओ, जी। तो उन्होंने कहा भाई हम तुमको डायरेक्टर नहीं बना सकते। जी। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मैंने कहा आप चुनाव लड़ो, आप अध्यक्ष बनो, लेकिन उन्होंने मुझे डायरेक्टर नहीं बनाया। जी। तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इस क्षेत्र के अंदर होना चाहिए, तो मैंने भी वहाँ पर एक पैनल खड़ी कर दी। जी। तो परस्पर सहायक कोऑपरेटिव बैंक में छोटू शुक्ला के खिलाफ एक पैनल बनी। जी। तब छोटू शुक्ला ने मुझे कहा कि आपको फॉर्म वापस लेना है और आपको हम किसी भी इसमें नहीं लेंगे। तब मैंने भी जीत करी, मैंने कहा या तो आप चुनाव लड़ो और नहीं तो मैंने कहा आपको मुझे डायरेक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी मेरे 9 लोगों को वहाँ पे खड़ा करा था। आखिर समझौता ये हुआ कि उनके 5 लोग और मेरे 4 लोग, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी कि हम तुमको नहीं लेंगे। अच्छा। अब क्यों उन्होंने रखा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जैसे ही मुझे ये कहा तो फिर मेरी बहन थी, मुझसे बड़ी बहन, तब मैंने नलिनी पारोलकर को मैंने उनको कहा कि तुमको मेरी बहन को लेना पड़ेगा। तब फिर उन्होंने उस चीज़ पे समझौता करा और मेरी बहन को परस्पर सहायक कोऑपरेटिव बैंक जो काची मूल्य में बैंक है वहाँ एज ए उपाध्यक्ष 2 बार उन्होंने उसको वहाँ पे रखा। विलास जी, जिस तरह से आपने बताया कि आपका जो प्रारंभिक दौर था काफ़ी संघर्ष के साथ में था, कठिन परिश्रम के साथ में, कठिन दौर के बीच में आपने आपको स्थापित किया और पहली धमाका आपने सहकारिता के क्षेत्र में किया। आखिर पहली आपकी जीत थी, आपकी बहन माँ डायरेक्टर बनी, कितनी आत्मानुभूति हुई, कितनी आत्मसंतुष्टि के दौर में रहे फिर आप? मुझे बड़ी खुशी हुई जी। क्योंकि मैं तो एक्चुअल में सड़क छाप लोग आदमी था, मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन जब मैंने छोटू शुक्ला के साथ लड़ के मेरी बहन को वहाँ पे उपाध्यक्ष, डायरेक्टर और उपाध्यक्ष बना, तो मुझे बड़ी आत्मा में शांति हुई। उसके बाद ही मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। बिल्कुल सही कहा। मैंने फिर जब छोटू शुक्ला से मेरा किसी बात को लेकर अनबन हुई, तब फिर मैंने को ऐसा लगा कि मैंने अब अपने को भी शहर के अंदर अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। तब मैं के रूप में आपने पूरा घटनाक्रम को ले लिया। फिर मैंने एक मेरे मित्र के माध्यम से, जो लक्ष्मण सोनगरा मेरे मित्र हैं, वे बख्तार राम नगर में प्रेमचंद गुड्डू जी के साथ उनकी कॉलोनी में काम कर रहे थे जी। तब वो मुझे एक दिन वहाँ पे उनके साथ ले गए और उन्होंने मुझे मिलवाया कि भाई ये प्रेमचंद गुड्डू जी हैं, आप इनके साथ काम कर सकते हो। जब प्रेमचंद गुड्डू से मैं मिला जी, तब मिला तो उस समय वो भी कुछ भी नहीं थे जी। उस समय वो कालू नगर का काम करते थे, बख्तार राम नगर का निर्माण चल रहा था। उस समय उनके साथ आना जाना चालू रखा। धीरे धीरे करते करते वो युवक कांग्रेस के अंदर कुछ बने। फिर युवक कांग्रेस में जब बने तो मैं भी उनके साथ जुड़ा, जुलूस में आना जाना चालू करा। फिर धीरे धीरे करते हुए शहर कांग्रेस की राजनीति में आए, शहर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके समय में उनका प्रवक्ता बना, महामंत्री बना शहर युवक कांग्रेस में। फिर धीरे धीरे करते करते वो प्रदेश युवक कांग्रेस की राजनीति में आए। जब प्रदेश युवक कांग्रेस की राजनीति में आए प्रेमचंद गुड्डू, तो मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए मैं उनका प्रवक्ता बना और मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का पूरा, तब मध्य प्रदेश के अंदर पूरे 320 विधानसभा थी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था। उस समय मैं उनके साथ में पूरा मध्य प्रदेश का मैंने दौरा किया और वो एक बड़ा अजा अनुभव रहा, जिसके अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर घूमने का मौका मुझे मिला। और मैं पूरे मध्य प्रदेश में जब घूमा तो आज जो मध्य प्रदेश सरकार जो कमलनाथ जी की थी उसके अंदर जितने लोग थे, कई ऐसे विधायक हैं जब उस समय उनसे मेरा जुड़ने का ये रहा। जैसे तरुण भानोद जबलपुर के थे, वो उस समय हमारे युवक कांग्रेस में थे। बाला बच्चन जी युवक कांग्रेस के थे, उस समय मैं उनके साथ रहा। बिल्कुल सही कहा। जो हमारे ऐसे कई ऐसे युवा लोग थे जो उस समय हमारे साथ युवक कांग्रेस में थे। उस आरिफ मसूद जो था भोपाल का, ये मैं प्रवक्ता था और वो भी हमारे साथ में थे और उन्होंने भी मेरे साथ काम किया और वो आज वहाँ पे भोपाल के विधायक हैं। आपको प्रेमचंद गुड्डू जी की ओर से ढेर सारी जिम्मेदारियां हमेशा अलग अलग समय पे दायित्व सौंपे गए। आखिर क्या खासियत थी आप में और प्रेमचंद गुड्डू जी के बीच में, किस तरह का समन्वय का काम था? मैं बड़ी जीवटता से काम करता था। मुझे जो भी दायित्व दिया जाता था, जब मैं युवक कांग्रेस में था तो पूरी लगनता और तल्लीनता से काम करता था। उसके बाद सावेर विधानसभा का जब चुनाव की नौबत आई थी तो हम लोग पंधाना से वो टिकट मांग रहे थे जी। बाकी पंधाना से उनका टिकट कट गया। पंधाना से जब टिकट कट गया तो वो वैष्णो देवी जा रहे थे जी। उस समय कोई ऐसी मोबाइल या टेलीफोन की ऐसी कोई सुविधा नहीं होती थी। तब मैं यहाँ शुक्ला में रहता था। मैंने यहाँ पे जब देखा तो मैंने सुबह अखबार पढ़ा, अखबार के अंदर हमने देखा कि मैंने कहा तुलसी सिलावट ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया जी। तब मैंने सुबह जाके STD तब खुली STD से मैंने उनको फ़ोन लगाया और मैंने प्रेमचंद गुड्डू जी को कहा कि मैंने
आज जो है गुड्डू जी तुलसी सिलावट ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है जी। तो मैंने हो सकता है मैंने यदि आप सावेर से टिकट मांगो तो आपको सावेर से टिकट मिल जाएगा, क्योंकि सावेर का टिकट जो है अब किसी को भी अभी तक नहीं दिया गया है जी। उस समय 1 या 2 दिन ही बचे थे नामांकन भरने के लिए, आखिरी दिन था। तब प्रेमचंद गुड्डू जी को कहा तो उन्होंने मेरे को कहा तुम भास्कर पेपर जो है मेरे को फैक्स करो। तब फैक्स चलती थी, मैंने यहाँ से पूरा भास्कर पेपर फैक्स किया। तब मध्य प्रदेश भवन में वो रुके हुए थे और वो फैक्स उनको मिला तो उन्होंने उस फैक्स को जाके दिग्विजय सिंह जी को दिखाया, महेश जोशी जी को दिखाया, क्योंकि महेश जोशी जी भी वहीं थे। और उस समय उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा मैं वहाँ से STD पीछे से घर तक आ रहा था, उतनी देर में उनका वापस मैसेज आया कि मेरा टिकट हो गया। और उसके बाद वो सावेर के अंदर 14 दिन के अंदर चुनाव लड़े। मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहा और 14 दिन में ही वो विधानसभा चुनाव जीत गए। उसके बाद पूरे 5 साल तक उन्होंने सावेर विधानसभा में काम किया, मैं उनका प्रतिनिधि के रूप में काम करते रहा। यहाँ से फिर वो आलोट चले गए, आलोट के अंदर 5 साल हमने काम किया, 5 साल में उनका विधायक प्रतिनिधि रहा। उसी बीच उनका उज्जैन से सांसद का चुनाव लड़े, वो सांसद बन गए। सांसद जब बने तब मुझे मौका मिला कि मैं उनका सांसद प्रतिनिधि रहा। तब सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के मेरे को नज़दीक रहने का काम भी पड़ा और मैं मध्य प्रदेश से लेके ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की राजनीति में रहा और कई पदों पे मैं उनके साथ काम। विलास जी, आप चुनावी राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय देखे गए। एक दौर था आपका कि आप बड़े बड़े दिग्गज लोगों के सामने कांग्रेस का किला लड़ाते हुए दिखते थे। मैं जब 1985 में सुकलिया के अंदर आया था तब यहाँ पे सुकलिया के अंदर दूर दूर तक जंगल दिखता था, यहाँ कोई भी नहीं था और कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता भी नहीं था जी। तब प्रकाश चंद सेठी यहाँ से चुनाव लड़े थे तो मेरे को भी ऐसा लगा कि यार मैं अपने आप को प्रचारित करूँ और अपना नाम यहाँ पे करूँ। तब मैंने अपने पैसे से ही मैंने यहाँ पे झंडे बनाए, सब कुछ करा। अशोक शुक्ला जी उस समय चुनाव संचालक थे, अशोक पाटने जी चुनाव संचालक थे। मैंने उनको जाकर दिखाया कि मेरा साहब मैं प्रकाश चंद सेठी के लिए वहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने इतने झंडे बनाए और प्रकाश चंद सेठी जी को दिखा। तो प्रकाश चंद सेठी जी बोले भाई तुमने क्यों बनाए इतने झंडे, और इसमें जो है मेरा नाम तो है ही नहीं, इसमें तुमने विलास विभांडिक नाम लिख रखा है। तो मैंने साहब आप तो चुनाव लड़ रहे हो, आपको तो सब जानते हैं, मुझे कोई नहीं जानता, इसलिए मैंने मेरा नाम लिखा हुआ है और मैं आपका प्रचार कर रहा हूँ। तब उन्होंने कन्हैयालाल यादव जी जो थे यहाँ पे उपाध्यक्ष थे मध्य प्रदेश कांग्रेस के और विधानसभा स्पीकर थे, उन्होंने बुलाया कन्हैयालाल यादव जी को, भैया लड़का बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम इसको कुछ जवाबदारी दो और इनको। तो उस समय मुझे कन्हैयालाल यादव जी ने कहा कि भाई तुम पूरा इस विधानसभा के अंदर काम करो और जगह जगह वॉल पेंटिंग का काम करो। तब मैंने प्रकाश चंद सेठी की वॉल पेंटिंग का काम किया और तब से लेकर मैं आज तक यहाँ काम कर रहा हूँ। और उसी बीच मुझे अजीत जोगी जी का भी काम करने का मौका मिला। अजीत जोगी जी ने कलेक्टर ही छोड़ी, उसके बाद वो जब राजनीति में आए तो सबसे पहले वो सुकलिया में आए। नारायण प्रसाद शुक्ला जी जो पूर्व महापौर भी रहे, मंत्री भी रहे, वो भी इसी वार्ड में रहते। तो उनको मैंने अजीत जोगी जी को आमंत्रित किया और मेरे यहीं पे मैंने उनकी भाषण और उनका पूरा स्पीच करवाया। तब बड़ा वो भी बड़े लीडर से प्रभावित रहे वैसे कांग्रेस में? आपने हमेशा एक बतौर कार्यकर्ता काफ़ी जीवटता से काम किया है। मैं वैसे प्रेमचंद गुड्डू से बहुत प्रभावित रहा, बड़े दबंग नेता है और जो कहते वो करते हैं। अधिकारियों में उनकी चमक है, उनका यदि नाम ले लो तो आपका आधा काम हो जाता है। कोई आपसे रिश्वत नहीं मांगता है क्यों, और मेरे को भी, मैं एज ए इंजीनियर इंदौर नगर निगम में काम करता हूँ, मैं किसी को रिश्वत नहीं देता हूँ। जब से मैं प्रेमचंद गुड्डू जी से जुड़ा हूँ तो मुझसे एक तो कोई रिश्वत मांगता भी नहीं और यदि कभी गलती से कोई मांग भी लेता है तो मैं उसको अपने और प्रेमचंद गुड्डू जी की शैली में उसको सबक सिखा के अपना काम करा देता हूँ और आम जनता की सेवा करने में मेरा विश्वास है। बिल्कुल सही कहा। आपने पार्षद का चुनाव कब कब लड़ा? मैंने 1994 में जब फ्री फॉर ऑल हुआ था दिग्विजय सिंह जी के राज में, तो 2 चुनाव हमने फ्री फॉर ऑल में लड़े। तो एक चुनाव तो मैंने विड्रॉ कर लिया था और सेकंड जब चुनाव लड़ा मैं तो उसके अंदर राजेंद्र राठौड़ जी के सामने चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला। उस समय हम 5 कांग्रेस के प्रत्याशी थे और राजेंद्र राठौड़ अकेले थे। उस समय दुर्भाग्य से हमारे सबके वोट हम मिला ले तो हम राजेंद्र राठौड़ से हमें वोट ज़्यादा मिले थे, लेकिन हमारे आपस में वोट बट गए थे। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं चुनाव उस समय हार गया, लेकिन उसका ये मुझे पुरस्कार बाद में फिर मिला कि जब प्रेमचंद गुड्डू जी विधायक थे तो उन्होंने मुझे फिर, मैं महिला सीट हो गई थी तो मिसेस को उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी बनाया था। लेकिन उस समय फिर दुर्भाग्य ये रहा कि मैंने मेरा प्रचार पूरा चरम सीमा पे रहा। प्रेमचंद गुड्डू जी भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी पूरा प्रचार किया, लेकिन चिंटू चौकसे जो थे वो निर्दलीय यहाँ पे चुनाव लड़ लिए। उसकी वजह से मैं चुनाव फिर हार गया और उसका परिणाम ये रहा कि ये कांग्रेस की सीट रहते रहते पूरी बीजेपी की सीट पिछले 15 साल से और मैं यहाँ पे काम करते रहा, एज ए कार्यकर्ता काम करते रहा। सामाजिक क्षेत्र में अच्छे से सक्रिय देखा गया है, राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ किस तरह काम करते हैं अपने समाज में? मैं अहिर स्वर्णकार समाज से जुड़ा हुआ हूँ, मराठी समाज से जुड़ा हुआ हूँ
और साहित्य सभा से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो इन तीनों संगठनों से जुड़ने की वजह से मुझे शुरू से ऐसी लगन रही कि समाज की सेवा करो। इसलिए मैं मराठी लोगों के बीच में हमेशा रहा, मराठी लोगों की सेवा करता रहा और मराठी भाषियों से मुझे लगाव अधिक रहा, क्योंकि महाराष्ट्रीयन लोगों को हमेशा लोग पीछे करते, राजनीति में आगे नहीं आने देते। इसलिए मैं प्रमुखता से, मेरा विचार ये रहता कि जो भी कोई मराठी व्यक्ति रहता है उसको मैं आगे लाने का प्रयास करते रहता हूँ। चाहे मैं विष्णु उस्ताद से भी जुड़ा रहा, वो जब उस्ताद थे यहाँ पे अखाड़े का काम करते थे, मैं उनके साथ भी जाते रहता था। और जगह जगह संगठन रहते थे, उसके अंदर शिवाजी महाराज की जयंती रहती थी, उसमें भी जाता रहता था मैं। और जहाँ तक मराठी भाषियों के बीच में आना जाना, अनिल कुमार धड़वई वाले अनिल अब्बेनकर जी है, किबे जी है, इन लोगों से मैं हमेशा सतत संपर्क में रहा हूँ। अन्ना महाराज है, इन लोगों से मैं हमेशा आप जैसे अन्ना महाराज की बात की तो बात अध्यात्म की होती है, धार्मिक क्षेत्र की होती है, किस तरह की सक्रियता रहती है आपकी इस इलाके में? जब यहाँ पे राजनीति के रूप में यहाँ पे चुनाव लड़ता था, चुनाव के लिए काम करता था, तो मेरा एक ऐसा रहा कि हर घर घर में जाऊँ और उनके घर में देखो कि उनका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो ऐसा करते करते मैं यहाँ पे घूमते रहता था। तब यहाँ पे 16 BH का मकान जो था, तब मैं एकदम अचानक गया हुआ, बहुत बड़ा सा कुत्ता था। तो मैंने जैसे अंदर खटखटाया तो कुत्ता एकदम खड़ा हो गया। मैंने फिर अंदर देखा दरवाजा खुला है, मैं फिर अंदर गया। अंदर देखा तो एक सफ़ेद वस्त्र के अंदर एक व्यक्ति बैठे हुए थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा साहब आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो मैं आपका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने आया। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई करवा लीजिए। मैं गया, मैंने उनसे नाम पूछा वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि उदय सिंह महाराज। तो मैंने कहा सब ठीक है, मैंने उदय सिंह महाराज मैंने लिख लिया, ये पूरा कंप्लीट किया। मैं कहा आप करते क्या हो? तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पे धार्मिक सेवा करता हूँ, लोगों से जुड़ता हूँ, लोगों को जोड़ता हूँ और धर्म के प्रति धर्म भावना बढ़ाता हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे तो उन्होंने कहा, तो बोले भाई विलास जी तुम भी जो है चाहो तो रोज़ यहाँ पे आके मेरे साथ सत्संग किया करा करो। तो मैं भी उनसे बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि उनके चेहरे पे इतना ज़बरदस्त तेज था। तो मुझे भी लगा वाकई मैंने यार ये इतनी कम उम्र के अंदर ये व्यक्ति है और वाकई इस व्यक्ति में बहुत बड़ा तेज है। तो मुझे भी एक आश्चर्य हुआ। तो हम भी उनके बाद रोज़ जाने लगे, रोज़ बैठने लग गए। कोई 2-4-5 लोग आते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे और वो धर्म के बारे में हमको ज्ञान देते थे। धीरे धीरे करते करते मैंने फिर बाद में देखा कि उनका नाम जो है बड़ा चमकने लगा। और जब महाराष्ट्र की जो सरकार थी वो डगमगाई, तो पूरी महाराष्ट्र की सरकार उठ के इस आश्रम में आ गई। तो मेरे को बड़ा लगा, मैंने कहा ये छोटा सा आदमी और इतना, और ये पूरा महाराष्ट्र की पूरी सरकार यहाँ पे आ गई। तो मैंने यार ये बहुत चमत्कारिक आदमी दिखता है, जो देखो जो यहाँ पे आ गया। आपके धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों के बारे में पूछ रहे थे, किस तरह से आप काम करते हैं? तो फिर मैं यहाँ पे भय्यू महाराज से जुड़ गया। भय्यू महाराज से जुड़ते जुड़ते लोगों को जोड़ना चालू किया। फिर मैंने यहाँ पे गणपति उत्सव शुरू करा। फिर सार्वजनिक स्थान के अंदर यहाँ गरबे होते थे, गरबे के अंदर जुड़ा। यहाँ पे हमने गरबा उत्सव करते थे। फिर गणपति बिठाने का काम है। फिर मिलों की झांकियों के लिए जाना, लोगों को प्रेरित करना। तो इस प्रकार से मैं धर्म से जुड़ गया। फिर उसके बाद एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। प्रेमचंद गुड्डू जी बताते हैं कि आप संभावित प्रत्याशी कांग्रेस के, किस तरह उनके लिए इन दिनों मेहनत चल रही है? मैं अभी उनका प्रथम दौर का जो दौरा था, पिछले 3 महीने से हम लोग सतत सावेर विधानसभा में घूमे और पूरे एक एक घर घर जा जा के हमने प्रचार किया। उसके बाद उन्होंने जो है यहाँ पे पूरा एक एक घर में जो है, क्योंकि अभी आजकल का जो चुनाव हो गया है ये अलग टाइप का चुनाव हो गया है। एक तो सोशल मीडिया का चुनाव हो गया है, उसके बाद धर्म को जोड़ के चुनाव हो गया है। क्योंकि अभी तक ये होता था कि धर्म जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मानती थी कि वही धर्म के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म जो है ये सबका है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, हर आदमी अपने धर्म को बढ़ा सकता है। इसलिए ना कोई भी भगवान किसी एक का नहीं है। शिरडी के साईं बाबा वहाँ पूरी दुनिया जाती है। कालका माता में कलकत्ता के अंदर पूरे देश भर के लोग जाते हैं। गुजरात के अंदर जितने ज्योतिर्लिंग है वहाँ सब जाते हैं। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि हिंदू जो है या भारतीय जनता पार्टी का आदमी ही मंदिर में जाता है। मैं भी कांग्रेसी हूँ और मैं भी मंदिर से जुड़ा हुआ, मैं कालका माता की सेवा करता हूँ। भय्यू महाराज के आश्रम में जुड़ा था मैं। उसके बाद यहाँ पे हम धर्म से जुड़े रहते थे। तो इसलिए प्रेमचंद गुड्डू जी ने भी एक नई विचारधारा लाई और घर घर में शिवलिंग, अभी जो सावन मास गया, घर घर में एक शिवलिंग का स्थापना करी। और शिवलिंग में यानी करते करते उन्होंने करीबन 75,000 घरों में शिवलिंग को स्थापित किया। पूरा परिवार लगा रहा और पूरे परिवार के अंदर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया, महाकाल का प्रसाद लाए और पूरे घर घर में प्रसाद वितरण किया। तो ये प्रथम दौर का उनका जो कार्यक्रम था ये वहाँ पे अभी समाप्त हो गया। अब द्वितीय दौर का कार्यक्रम भी वो अभी बहुत जल्दी शुरू करने वाला है। चलिए विलास जी, आपने एक चर्चित चेहरे के रूप में हमसे चर्चा की। हालांकि आप ज़्यादातर चर्चा
ऑन कैमरा ही करते रहे, आपने हमारी ओर एक बार भी रुक नहीं किया। इस बात नहीं का सर। मलाल हमको भी रहेगा। कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। आप इसी तरह चर्चाओं में रहे, क्योंकि आपका नाम इंदौर शहर में सावेर विधानसभा में, पंधाना विधानसभा में, आलोट विधानसभा में, उज्जैन संसदीय क्षेत्र में भी काफ़ी पेशाना जाता है। आप इसी तरह दीर्घायु रहे, लोगों के काम करते रहे, चर्चाओं में बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत विद्वान हो, क्योंकि आपसे मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप और मैं एक ही विद्यालय से निकले हुए हैं। आप भी विष्णु उस्ताद से जुड़े थे, मैं भी विष्णु उस्ताद से जुड़ा था। और विष्णु उस्ताद जो है मराठी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आइकॉन था। वो इंटक से जुड़े रहे, बड़े अच्छे रहे, बड़े धार्मिक भावना रही और लोगों को जोड़ने का उन्होंने काम किया। और जब तक वे रहे, जीवित रहे, उन्होंने समाज को जोड़ा है। समाज का एक बहुत बड़ा संगठन उन्होंने तैयार किया था और मैं उनसे बड़ा प्रभावित था। और मुझे भी ऐसा लगता था, जब भैयू महाराज से भी जुड़े थे, यहाँ आते थे, शिवाजी महाराज की जयंती करते थे और लोगों को जोड़ते थे। लेकिन कुछ लोगों ने उनको गलत तरीके से उनकी हत्या कर दी, जो आज भी हमारे दिल में बड़ा उस चीज़ का वो है कि विष्णु उस्ताद जैसा व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है। यदि आज वो रहते तो वाकई एक मराठी समाज के लिए एक बहुत बड़ा आइकॉन थे और मराठी समाज के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वो एक संगठन की क्षमता तैयार करते, क्योंकि बहुत सरल, बहुत भोले थे, अशिक्षित थे, लेकिन उनमें ग्रेजुएशन से ज़्यादा दिमाग था, लोगों को जोड़ने की भावना थी। एक अखाड़े की उनके अंदर जो बुद्धि थी कि लोगों को जोड़ना और अखाड़े से जोड़ना, ये एक बहुत बड़ा काम है। आज भी उनके जो पूरी एक टीम है इंदौर शहर में अखाड़े से जुड़ी हुई, जो है, जो भी आज शिवाजी नगर से लोग जुड़े हुए हैं, वो विष्णु उस्ताद के ग्रुप से जुड़े हुए हैं और एक इंदौर शहर के अंदर एक अच्छा नाम करते हैं। कुछ छूट वो चीज़ों को छोड़ दें तो, लेकिन उस्ताद का नाम इंदौर शहर के लिए एक बहुत बड़ा नाम है। यदि आज वो हमारे बीच जीवित रहते तो आज हम उनको बहुत ऊपर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि मैंने जब उनको देखा था तब 2 नंबर विधानसभा के एक दावेदार के रूप में मैंने देखा था। जब वो इंडक से जुड़े थे, मैंने ही उन्हें प्रोत्साहित किया था कि उस्ताद तुमको 2 नंबर से चुनाव लड़ना है। और जब राजेश पायलट चिमन बाग पे आए थे तो एक बहुत बड़ा जुलूस लेके वो राजेश पायलट जी के सामने अपना प्रदर्शन दिया था। अजीत जोगी उनको बहुत बड़ा मानते थे। अजीत जोगी यदि इंदौर और मध्य प्रदेश में यदि रहते तो एक वाकई वो उनको बहुत ऊपर तक ले जाते, क्योंकि अजीत जोगी से वो जुड़े हुए थे। लेकिन एक दुर्भाग्य रही कि उनकी भी बहुत अल्प आयु में ही उनकी हत्या कर दी गई। और लेकिन आज भी हम विष्णु उस्ताद जी को नमन करते हैं और ऐसे उस्ताद वाकई नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें उन्हें बारंबार नमन करने की इच्छा होती है। चलिए, आपने हमसे चर्चा की, एक चर्चावीर के रूप में चर्चा की। इंदौर के ऐतिहासिक घटनाक्रम को भी आपने जीवंत कर दिया। एक बार आपने हमसे चर्चा की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।